जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पुंछ वाले हमले के बाद जम्मू कश्मीर में मैसिव ऑपरेशन जारी। एयरफोर्स और आर्मी संयुक्त रूप से मिलकर अपने प्रेडेटर ड्रोन्स को उत्तर प्रदेश वाले एयरबेस में करेगी डिप्लॉय। भारतीय विदेश मंत्री की पीओके वाले प्रश्न पर प्रतिक्रिया। AI कंट्रोल F-16 फाइटर ने कंप्लीट किया अपने टेस्ट फ्लाइट्स। और भारत के इस नई यूनिट में होंगे चीन और पाकिस्तान जैसे हथियार। तो जैसा कि कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर कुछ आतंकियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था और इस हमले में हमारी एयरफोर्स के 5 पर्सनल घायल हुए थे। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस मामले पर ऑफिशियल्स की तरफ से जो भी जानकारी सामने आई है तो उसके बाद बड़े दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे जो 5 वीर जवान घायल हुए थे उनमें से एक, जिनका नाम है कॉर्पोरल विक्की पहाड़े, तो उन्हें बचाया नहीं जा सका है और वे देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और जबकि एयरफोर्स की तरफ से भी बताया गया कि कल जब यह हमला हुआ तब हमारे वीरों की तरफ से जवाबी गोलीबारी भी की गई थी और इसी दौरान हमारे 5 कर्मियों को गोली लग गई, जिन्हें तत्काल चिकित्सा के लिए फिर निकटतम सैन्य अस्पताल ले जाया गया था। बाकी इस हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों की तलाश जारी है। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पूरे एरिया की घेराबंदी करके जगह जगह पर सर्च कंडक्ट की जा रही है। और जब भी जम्मू कश्मीर में इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो फिर सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो जाती है कि कॉन्वे में ये व्हीकल इस्तेमाल करना चाहिए था, वो व्हीकल इस्तेमाल करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। और फिर कुछ दिन तक ये बहस चलती है और फिर चीज़ें फिर से नॉर्मल कर दी जाती हैं और फिर दोबारा से ऐसा कभी इंसिडेंट होता है और सेम चीज़ रिपीट होती है। और एक बार नहीं बल्कि कई बार ये सेम चीज़ रिपीट हो चुकी है। लेकिन हमारा इस पर भारत सरकार से बस इतना ही कहना है और यही हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे एक एक जवान की जो जान की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है और हम उसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं कर सकते। तो कृपया करके वो सभी जरूरी एक्शंस लिए जाएं जो कि इस तरह की घटना को तो कम से कम भविष्य में रोक सकें या कम कर सकें। और अभी हमें एक्शन में रिएक्शन देने की नहीं बल्कि खुद एक्शन करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो भारत है वो अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन्स को खरीदने की प्रोसेस में है, जिसमें से 15 ड्रोन्स इंडियन नेवी को मिलेंगे और बाकी 8 ड्रोन्स एयरफोर्स और आर्मी के लिए होंगे। और इन लॉन्ग इंड्योरेंस कैपेबिलिटी वाले ड्रोन्स की मदद से एयरफोर्स और आर्मी LAC जैसे अपने सभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पूरी तरह से कवर कर सकेगी। तो अब इससे जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट ANI की तरफ से देखने को मिला है, जिसमें डिफेंस ऑफिसर्स के हवाले से बताया गया है कि चूंकि MQ-9B ड्रोन्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक महत्वपूर्ण रनवे लेंथ की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि वर्तमान समय में भारत में इंडियन एयरफोर्स के पास उपलब्ध है, तो इसलिए आर्मी एयरफोर्स के साथ मिलकर अपने प्रेडेटर ड्रोन्स को डिप्लॉय करेगी। और आर्मी और एयरफोर्स के जो प्रेडेटर ड्रोन्स होंगे उन्हें उत्तर प्रदेश में सरसावा और गोरखपुर एयरबेसिस में संयुक्त रूप से डिप्लॉय करने की योजना है, ताकि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश पूरी LAC पर इंडियन मिलिट्री की सर्विलियंस कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड किया जा सके। बाकी आपको क्लियर कर दें कि अभी जो 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स वाली डील है तो इसे अंतिम रूप से साइन किया जाना बाकी है और अभी इसकी प्रोसेस चल रही है। और चूंकि इस डील में इस ड्रोन के कुछ इक्विपमेंट के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रावधान भी रहेगा, तो इसी के तहत इस ड्रोन के कुछ पार्ट्स और वेपन्स भारत में स्वदेशी तौर पर भी बनाए जाएंगे। बाकी इन ड्रोन्स के आ जाने के बाद से इंडियन ओशन रीजन और चीन और पाकिस्तान के साथ लगे लैंड बॉर्डर्स लगभग सभी महत्वपूर्ण जगहों पर भारत के जो सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी और इसके साथ साथ इंडियन आर्म फोर्सेस को दुश्मन टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी भी मिलेगी। अभी हाल ही में एक इवेंट के दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से एक प्रश्न पूछा गया कि POK भारत में वापस कब आएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में भारतीय विदेश मंत्री का सबसे पहले तो ये कहना था कि POK कभी भी भारत से बाहर नहीं है, वो हमेशा से भारत का ही हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन है कि POK पूरी तरह से भारत का ही हिस्सा है और अब भविष्य में इसको लेकर कहाँ पे क्या होगा तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि कम से कम हमारे देश के लोगों में एक जागरूकता आई है कि POK पूरी तरह से हमारा हिस्सा है, वरना अभी तक हम इसको भूल चुके थे। वैसे कि आपने कभी सोचा है कि POK को पुनः प्राप्त करने के बाद भारत पर किस किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं? और अगर आपके मन में इस तरह का विचार कभी आया है, लेकिन अगर अभी तक आपको उसके उत्तर नहीं मिले हैं, तो बता दें कि इस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाई है, आप उसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में नेपाल ने अपने नए मैप के साथ अपनी एक नई करेंसी नोट को इंट्रोड्यूस करने का निर्णय लिया था और इस नए करेंसी नोट में जो नेपाल का मैप दिखाया जाएगा तो उस मैप में भारत के क्षेत्रों को भी नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है, जिनमें लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी आते हैं। और नेपाल की गवर्नमेंट का इस तरह का जो कदम है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत करता है कि चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो नेपाल पर दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। पर खैर, नेपाल के इस नई करेंसी नोट वाले मामले पर जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से प्रश्न पूछा गया तो इसके उत्तर में भारतीय विदेश मंत्री का कहना था
कि जो पड़ोसी होते हैं तो उनकी अपनी खुद की भी राजनीति होती है और हर किसी को ऐसे एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना होता है। लेकिन अगर आप हमारे पड़ोस में ओवरऑल देखेंगे तो भारत के प्रति उनकी सोच काफ़ी सकारात्मक है। बाकी भारतीय विदेश मंत्री के अंदर की डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति में चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और हम उसको मैनेज करते हैं और फिर ऐसे करके सफल होते हैं और साथ में हम अंत में सफल होते भी हैं। बाकी कनाडा जैसे देशों में जो खालिस्तानियों को सपोर्ट मिल रहा है तो उस पर भारतीय विदेश मंत्री का भी कहना था कि ये वाली जो समस्या है ये अमेरिका में इतनी ज़्यादा नहीं है बल्कि कनाडा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कनाडा की जो रूलिंग पार्टी है, जो कुछ अदर पार्टीज़ हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह के एक्सट्रीमिज्म को, सेपरेटिज्म को लीगल कर रहे हैं फ्री स्पीच के नाम पर। और भारतीय विदेश मंत्री ने कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर को कहा भी है कि सपोज करिए कि जो चीज़ें हमारे खिलाफ हो रही हैं वो आपके खिलाफ होती, अगर वो आपके डिप्लोमेट होते, आपकी एम्बेसी होती, आपका फ्लैग होता, तो आप कैसा रिएक्ट करते। यूएस एयरफोर्स के द्वारा अभी हाल ही में AI कंट्रोल्ड F-16 फाइटर जेट के टेस्ट फ्लाइट्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया गया है और जो यूएस एयरफोर्स है वो काफ़ी एग्रेसिव तरीके से AI इंटीग्रेशन पर काम कर रही है और उनकी योजना है 2028 तक 1000 से अधिक अनमैन्ड वॉर प्लेन्स की फ्लीट को डिप्लॉय करना। बाकी AI टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को लेकर एक चिंता हमेशा रहती है और वो है ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग की, और एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि जब बात आएगी कोई निर्णय लेने की तो इस चीज़ को हम पूरी तरह से AI पर नहीं छोड़ सकते। तो इसी कंसर्न पर बात करते हुए यूएस ऑफिशियल ने इस बात का आश्वासन फिर से दिया है कि AI इंटीग्रेटेड वेपन्स के डिप्लॉयमेंट के मामले में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी तो उसमें ह्यूमन ओवरसाइट सेंट्रल में रहेगा। बाकी अभी हाल ही में जो AI कंट्रोल F-16 के ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे तो ऑफिशियल्स का कहना है कि इन ट्रायल्स के दौरान कई सारे सिनेरियोज ऐसे आए जहाँ पे AI ने ह्यूमन पायलट्स की तुलना में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक नई वीडियो रिलीज करी थी और इस वीडियो में चाइनीज आर्मी ने अपने S-6 के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से एक नई बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च को प्रदर्शित किया था। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वीडियो में जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होते हुए दिखाई दी थी तो रशिया के किंजल KH-47M2 मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है। तो इसलिए एक प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या रशिया चाइना की मदद कर रहा है इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। बाकी दूसरे देशों के मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को कॉपी करने के मामले में चीन का जो इतिहास है वो वैसे भी काफ़ी पुराना है। कुछ समय पहले एक अपडेट के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी कि जो इंडियन आर्मी है तो वो अपने सोल्जर्स की ट्रेनिंग को और भी एडवांस करने के उद्देश्य के साथ एक नई तरह की यूनिट को स्टैब्लिश करने की प्रोसेस में। तो इससे जुड़ा एक अपडेट द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से देखने को मिला है जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि आर्मी की जो नई यूनिट है कहलाएगी अपोजिंग फोर्सेस, शॉर्ट फॉर्म में OPFOR, जिसका उद्देश्य होगा मिलिट्री एक्सरसाइज और वॉर गेम ट्रेनिंग के दौरान एडवर्सरियल रोल्स को सिमुलेट करना। अभी इस नई यूनिट को बनाने की जो योजना है वो अभी डिस्कशन फेस में है और आर्मी के टॉप लीडरशिप से इसके फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। बाकी अपोजिंग फोर्सेस जैसे नई यूनिट को बनाने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है तो ये दुनिया भर के कुछ देशों में ऑलरेडी चल रहा है जैसे कि अमेरिका। बाकी इस प्रस्तावित नई यूनिट को मौजूदा मिलिट्री यूनिट से ही बनाया जाएगा, लेकिन इस यूनिट की खास बात ये होगी कि ये हमारे पोटेंशियल एडवर्सरीज की जैसे ही वेपन्स, उनके ही जैसे ऑपरेट करने के तरीके और उनकी ही जैसी टैक्टिक्स को मिरर करेंगे ताकि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग में हमारे दुश्मन के तौर तरीकों के बारे में समझने में और आसानी रहे और इससे ट्रूप्स को एक्चुअल वॉर टाइम कंडीशंस का भी और अच्छी तरह से एक्सपीरियंस मिलेगा। और इस तरह की यूनिट को इम्प्लीमेंट करके जो आर्मी है वो अपनी वॉर गेमिंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना चाहती है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2023 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार नीलम सिंह, लांस नायक रुचिन सिंह रावत, नायक अरविंद कुमार, पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री और पैराट्रूपर प्रमोद नेगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सलमान अहमद खान वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि 5 स्टार रैंक में प्रमोट होने वाले इंडियन आर्म फोर्सेस के सबसे पहले ऑफिसर कौन थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और मिलिट्री से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।